क्या सिर्फ पैसे बचाने से कोई फायदा है? तो जवाब है हां भी और ना भी। हां इसलिए क्योंकि अगर हम पैसे बचाते हैं तो कभी समय पर काम आ सकते हैं, और ना इसलिए क्योंकि पैसे की कीमत समय के साथ साथ कम होती जाती है। अगर हम आज 1,000 रुपये बचाते हैं तो महंगाई की वजह से वो 1,000 रुपये की कीमत शायद कुछ साल बाद 1,000 रुपये से कम रह जाए। इसलिए पैसे बचाने के साथ साथ हमें पैसे इन्वेस्ट करने पर भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा पैसा वक्त के साथ बढ़ता भी रहे और भविष्य में हमारी ज़रूरतें पूरी कर सके। हेलो, मेरा नाम है अहमद अली खान और मैं पिछले 14 सालों से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हूं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है निफ्टी टेक्निकल्स बाय एके, जहां मैं बहुत आसान भाषा में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लर्निंग कंटेंट बनाता हूं। आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं अपने 14 साल के एक्सपीरियंस से आपको ये बताऊंगा कि हम अपने सेव किए हुए पैसों को स्टॉक मार्केट में कैसे और कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सीरीज खत्म होने तक आप उस सारी बातों को समझ पाएंगे जो शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से हमको बहुत मुश्किल लगती हैं। आप इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, उसके पीछे एक वजह है, जरूरत या नीड। हमें भूख लगती है क्योंकि हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन की नीड है। हम जॉब या बिजनेस करते हैं ताकि हम कुछ पैसा कमा सकें, जिससे हम अपनी और अपने परिवार की नीड्स को पूरा कर सकें। उसी तरह से भविष्य में जब हम काम ना कर पाएं या रिटायर हो जाएं, तो उस वक्त भी हमारा खर्च और नीड्स पूरी हो सकें। इसलिए हमें बहुत पहले से तैयारी करना पड़ेगी, और तब सिर्फ सेविंग के पैसे से काम नहीं चलेगा। हमें बहुत पहले से अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो समय के साथ ग्रो कर सकें और भविष्य में सही मायने में हमारे काम आ सकें। इन्वेस्टमेंट के नाम पे ट्रेडिशनली हमने सिर्फ एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट के बारे में जाना है, जो यकीनन एक समय में इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका था। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो बैंक्स की एफडी की रेट्स 12 से 14% एनुअली थी, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न था। लेकिन आज के वक्त में एफडी का रिटर्न बहुत ज़्यादा भी अगर है तो 7.5% है, जो कंपैरेटिवली बहुत कम है, और भविष्य में ये और कम भी हो सकता है। तो क्या इस वक्त एफडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है? शायद नहीं। तो फिर क्या किया जाए? ये सवाल हमारी भविष्य के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी या प्रोडक्ट की नीड को जाहिर करता है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम ये जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, जिनको हम अपनी एज और इन्वेस्टमेंट की अवधि के अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं स्टॉक मार्केट सिंप्लीफाइड विद अहमद अली खान। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि हर काम के पीछे एक नीड होती है। जब नीड का एहसास हो जाता है, तब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि उस ज़रूरत के टारगेट को पूरा करने के लिए हमें क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। जब हमारी वजह क्लियर हो गई कि हमें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, या जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी हायर स्टडीज़ के लिए हमें पैसे की नीड होगी, तो अब हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हमारे उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिन पे हम काम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास 4 पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे बैंक्स की एफडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स, गवर्नमेंट की एजेंसीज जैसे हुडको, एनएचएआई, गेल, इनके द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स, प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनीज जैसे टाटा, बजाज, इनके द्वारा इशू किए गए बॉन्ड्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क के हिसाब से रिटर्न कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे सरकारी बॉन्ड्स में रिटर्न कम होगा बट ज़्यादा सेफ होंगे, प्राइवेट बॉन्ड्स में रिटर्न सरकारी बॉन्ड के मुकाबले ज़्यादा होगा और उसी हिसाब से थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, जिसमें हम अपने सेव किए पैसों से कमर्शियल या नॉन कमर्शियल लैंड, कोई प्लॉट, अपार्टमेंट या कमर्शियल बिल्डिंग खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट में हम 2 तरीके से रिटर्न कमाते हैं। पहला है रेंटल इनकम।
हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रेंट पे दे दिया। इस पे हमको रेंट भी मिलता है और समय के साथ साथ जमीन या उस प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने से इन्वेस्टमेंट में भी अप्रिसिएशन होता है। रियल एस्टेट का एक ड्रॉबैक है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, यानी अगर हम कोई ज़मीन आज बेचना चाहें तो उसके लिए ख़रीदार ढूंढना आसान नहीं होगा और उसको बेचने में वक्त लग सकता है, जिसका एक नुकसान ये है कि अगर हमें फ़ौरन पैसों की ज़रूरत है तो शायद समय पर हम उसको बेच ना पाएं। तीसरा ऑप्शन है बुलियन, यानी गोल्ड या सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर सदियों से इन्वेस्टमेंट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। भारत में सदियों से महिलाओं ने गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी को शौक के तौर पे बनवाया है और शौक के साथ साथ ये अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है, क्योंकि बुरे समय में सोने या चांदी को बेच के हम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं और इसको बेचने के लिए लिक्विडिटी यानी खरीदार भी आसानी से मिल जाते हैं। सोना और चांदी को फिजिकली खरीदने के साथ साथ हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी खरीद सकते हैं। ये बॉन्ड भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। इसमें फिजिकल गोल्ड के मुकाबले हमें एनुअल रिटर्न भी मिलता है और गोल्ड की वैल्यू बढ़ने पे इस बॉन्ड की वैल्यू भी बढ़ती है। चौथा ऑप्शन है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है कोई कंपनी जो लिस्टेड है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, उसके शेयर्स को खरीदना या बेचना। अब जैसे फिक्स रिटर्न वाले ऑप्शन में रिटर्न फिक्स्ड है और रिस्क भी कम है, उसके ऑपोजिट इक्विटी में रिटर्न फिक्स नहीं है। हालांकि अगर सही से लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो पिछले 20 सालों में 12% एनुअल ग्रोथ तक देखा गया है। वहीं बहुत सी वेल नोन कंपनीज ने ऑन एन एवरेज 20% तक एनुअली रिटर्न्स दिए हैं। इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपॉर्चुनिटी, स्किल, हार्डवर्क और बहुत सारे पेशेंस की जरूरत पड़ती है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इक्विटी यानी शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट को बहुत आसान भाषा में और बारीकी से समझेंगे, ताकि अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तब भी इस सीरीज के माध्यम से आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाए। जैसे हम अपने नज़दीक के किसी किराना स्टोर में अपनी ज़रूरत का सामान खरीदने जाते हैं, उसी तरह से हम इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट की जरूरत पूरी करने के लिए स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। स्टॉक मार्केट का प्राइमरी काम है आपको जिस कंपनी का शेयर खरीदना हो उस कंपनी के शेयर को बेचने वाले को ढूंढना और दोनों की सहमति के प्राइस पर सौदे को एग्जीक्यूट करना, जिसके एवज में स्टॉक मार्केट दोनों यानी खरीदने और बेचने वाले से एक छोटी सी फीस चार्ज करता है और ये सुनिश्चित करता है कि दोनों के अधिकार सुरक्षित रहें और सारे ट्रेड्स आसानी से हो जाएं। यहाँ पे मैं ये बता दूं कि शेयर मार्केट में शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए यानी ट्रेडिंग के लिए बायर और सेलर दोनों को रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, जिसके लिए वो शेयर मार्केट द्वारा अप्रूव किए गए किसी भी ब्रोकर से संपर्क कर सकता है। ब्रोकर के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। भारतीय शेयर मार्केट में 2 बड़े एक्सचेंज हैं जिन्हें हम 2 बड़े शॉपिंग मॉल की तरह कंसिडर कर सकते हैं, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कोई भी अपनी पसंद के एक्सचेंज में रजिस्टर करवा के शेयर्स को उस एक्सचेंज में ट्रेड कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि अब तक के चैप्टर्स आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे और शेयर मार्केट और इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में और गहराई से समझेंगे। आपको क्रिकेट के बारे में जानकारी जरूर होगी। क्रिकेट में पहले टेस्ट मैच ही खेले जाते थे, यानी एक मैच 4 या 5 दिन चलता था। टेस्ट मैच के साथ बाद में वनडे क्रिकेट आया, जिसमें 4-5 दिन के बजाय सिर्फ 1 दिन में ही मैच खत्म हो जाता है। उसके बाद T20 आया, जिसमें सिर्फ 3 घंटों में मैच खत्म हो जाता है। तो क्या जिस स्टाइल से कोई प्लेयर टेस्ट मैच खेलता है उसी स्टाइल से ही वो वनडे या T20 खेल सकता है? आप कहेंगे नहीं, अलग अलग गेम के लिए अलग अलग स्टाइल से खेला जाएगा। टेस्ट मैच में स्लो और T20 में तेज खेला जाएगा। उसी तरह से शेयर मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो समय के लिहाज से हमारी ट्रेडिंग के अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला है इंट्राडे ट्रेडिंग। इस स्टाइल में हम सुबह मार्केट ओपन होने से बंद होने के बीच में ही ट्रेड करते हैं
और वनडे क्रिकेट की तरह उसी दिन प्रॉफिट या लॉस का फैसला हो जाता है। इसमें भी दो स्टाइल हैं। पहला है स्कैल्पिंग। इसमें हम किसी भी शेयर के प्राइस के एक छोटे से मूव को कैप्चर करते हैं और ये ट्रेड कुछ मिनट में खत्म हो जाता है। इसमें दिन में हमको बहुत सारे ट्रेड के मौके मिलते हैं। इसके बाद आता है डायरेक्शनल ट्रेड, इंट्राडे में। इसमें हम किसी भी शेयर के प्राइस में एक अच्छे मूव को कैप्चर करते हैं जो दिन में हमें एक या दो बार ही मौका देता है। इसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। इस स्टाइल में हम किसी भी शेयर को खरीद के कुछ दिन या कुछ हफ्ते होल्ड करते हैं और फिर उसको बेचते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इस स्टाइल में हम किसी शेयर को खरीद के कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक भी होल्ड करते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। इस स्टाइल में हम किसी शेयर को कुछ महीनों या कुछ सालों तक होल्ड करते हैं। इस स्टाइल को हम इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट का रिस्क रिवॉर्ड, इन्वेस्टमेंट की लिक्विडिटी और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। संसार का नियम है, जिस काम में रिवॉर्ड ज़्यादा है या रिटर्न ज़्यादा है उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा है। अगर किसी काम में रिस्क कम है तो उसका रिटर्न भी उतना ही कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम फिक्स्ड इनकम के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ आपका रिस्क काफ़ी कम होता है, इसीलिए आपका रिटर्न भी ज़्यादा नहीं होता। अगर हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ज़्यादा पैसे चाहिए और कम पैसों से ये काम नहीं हो सकता। वहीं इसमें लिक्विडिटी इशू के कारण हम अपनी मर्जी से तुरंत इसको खरीद या बेच नहीं सकते। इसमें ट्रांजैक्शन में समय लगता है। वहीं अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स या ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ रिटर्न्स की कोई सीमा नहीं है। सिर्फ कुछ दिनों में भी आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं और यहाँ लिक्विडिटी भी अच्छी है, यानी आप जब चाहे आपको बायर या सेलर मिल जाएंगे। बट दूसरी तरफ आपका रिस्क भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है, इसलिए ट्रेडिंग को काफ़ी सीख के और समझ के ही करना चाहिए। तो कुल मिला के नतीजा ये निकलता है कि हमें पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि हम अपने पैसे को कितने समय में और कैसे ग्रो करना चाहते हैं, और उसके हिसाब से हमको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। यानी सारी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं होना चाहिए। इसमें हमारी एज और हमारा इन्वेस्टमेंट गोल दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब तक हमने ये समझा कि इन्वेस्टमेंट्स भविष्य के अनजाने खर्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें बहुत ध्यान से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ कुछ परसेंट के फेर बदल से लॉन्ग टर्म में आने वाले रिटर्न्स में बड़ा फ़र्क आ सकता है। हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट या ट्रेड करना चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम प्रेशर पड़ने पे घबरा जाते हैं तो हमें इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी को सूट ना करने की वजह से इसमें हमको नुकसान हो सकता है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में सारे इंस्ट्रूमेंट्स का एक अच्छा मिक्स होना चाहिए जो लॉन्ग रन में हमारे रिटर्न्स को